गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग आज क्या देखने जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी। तो जो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन दी गई है, और ओल्ड डेफिनेशन। बायोटेक्नोलॉजी की जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन दी गई है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कही गई है कि व्हेन वी आर यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी, वह टेक्निक है, जो क्या यूज करती है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूज करती है, जैसे कि क्या यूज करती है, जैसे कि सच एज, जैसे कोई ईस्ट यूज किया जाए। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस का यूज किया जाए, या किसी बैक्टीरिया का यूज किया जाए, या किसी दूसरे प्लांट एंड एनिमल का यूज किया जाए, लेकिन स्पेशली माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, माइक्रोब्स का यूज करके। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, इनका यूज किया जाए, या लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले एंजाइम का यूज किया जाए। एंजाइम्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन दोनों चीजों को बायोटेक्नोलॉजी वह टेक्निक है जो या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करती है, जैसे इन सब चीजों का, या उनसे मिलने वाले किसी एंजाइम को यूज करती है, और इससे वो क्या बनाती हैं कि दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट बनाए या कोई प्रोसेस बनाए। अब प्रोडक्ट में हम कहें कि प्रोडक्ट का मतलब कि जैसे इंसुलिन बनाए, आर्टिफिशियल इंसुलिन, सिंथेटिक इंसुलिन, आर्टिफिशियली जो इंसुलिन बनाया जाए, या हम कहें कि कोई एंटीबायोटिक बनाई जाए, या कोई वैक्सीन बनाई जाए, जैसे कोरोना की वैक्सीन अभी बनाई गई, या प्रोसेस बनाई जाए, जैसे हम कहें कि जैसे फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है, फर्मेंटेशन। और इस फर्मेंटेशन के जरिए देखिए, फर्मेंटेशन में कौन करता है, ईस्ट करती है, और ईस्ट के जरिए हम क्या बनाते हैं, जैसे वाइन बनाते हैं, या हम क्या बनाते हैं, ब्रेड भी बनाते हैं। तो स्पेशली देखिए, जो बायोटेक्नोलॉजी की ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, ओल्ड डेफिनेशन है, वो क्या कहती है कि जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले किसी एंजाइम का यूज करते हैं, और उसे कोई प्रोडक्ट बनाए, सच एज इंसुलिन बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, और जब वैक्सीन बनी तो ऑब्वियसली एक को नहीं, सारे लोगों को वैक्सीन लगाई गई, तो इंसुलिन जितने डायबिटीज के पेशेंट हैं सबको दिया गया। तो इस कारण से ये या प्रोसेस है, वाइन है, ब्रेड है, सबके लिए यूजफुल है। वाइन तो नहीं यूजफुल है, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग के कॉमर्शियल स्केल पे यूज की जाती है। तो उसी चीज को क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज द ओल्ड और ट्रेडिशनल डेफिनेशन। एक बार फिर से समझिए कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करें, या उनसे मिलने वाले एंजाइम का यूज करें, कोई प्रोडक्ट बनाए या कोई प्रोसेस बनाए, दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग ऑन कॉमर्शियल स्केल, दैट इज नोन एज व्हाट, बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन वह बायोटेक्नोलॉजी है, लेकिन जो मॉडर्न व्यू है, ट्रेडिशनल के बजाय, देखिए इस तरीके से कहा जाता है कि जो पहला बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया गया था वो क्या था, वाइन, एल्कोहल जो है, दैट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। इस ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से ये चीजें बनाई गई थी, और उसी को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। एक चीज कही जा रही है यहाँ पे कि इस तरीके से हम कहें कि अगर हम इस माइक्रोब को यूज करके ये चीजें बना रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी है। तो फिर हम जब क्या बनाते हैं, हम दही बनाते हैं, जब हम दारू बनाते हैं, जब हम क्या बनाते हैं, व्हेन वी आर मेकिंग द ब्रेड, तो when we are making the curd, when we are making the wine, or when we are making the bread, दही, दारू और ब्रेड,
ये 3 चीजें बनाते हैं। तो एक्चुअली देखिए कर्ड किससे बनते हैं हम जानते हैं कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में, जो चैप्टर 10 में आपने पढ़ा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। या वाइन किससे बनती है, वी आर यूजिंग द ईस्ट की फर्मेंटेशन प्रोसेस को यूज करके हम क्या बनाते हैं, वाइन बनाते हैं। ब्रेड किससे बनाते हैं, इसी ईस्ट से हम बनाते हैं। देखिए ईस्ट को हम कहते हैं ना कि दिस ईस्ट इज व्हाट, ब्रीवर्स ईस्ट, दिस इज द ब्रीवर्स ईस्ट, क्योंकि क्या बनाती है, उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम एल्कोहलिक ड्रिंक बनाते हैं, या इसी से हम क्या बनाते हैं, ब्रेड भी बनाते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस है। इसी कारण इस ईस्ट को हम क्या कहते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट और बेकर्स ईस्ट कहते हैं। तो ऑब्वियसली उस ट्रेडिशनल डेफिनेशन के हिसाब से हम कहें कि ये दही, दारू और ब्रेड, कर्ड, वाइन एंड ब्रेड, ये चीजें जब बनाते हैं तो उसको भी बायोटेक्नोलॉजी माना जा सकता है। लेकिन अब जो रिसेंट डेफिनेशन दी गई है बायोटेक्नोलॉजी की, उसकी बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं। दिस वाज द ओल्ड आर ट्रेडिशनल डेफिनेशन। स्पेशली देखिए अभी फिलहाल हम एनसीईआरटी पे ही फोकस किए रहते हैं, क्योंकि वही पूछा जाएगा आपसे। और देखिए जो मॉडर्न डेफिनेशन है, जो मॉडर्न व्यू है बायोटेक्नोलॉजी का, वो क्या कहता है कि दैट इज यूज्ड इन रिस्ट्रिक्टेड सेंस। जब हम मॉडर्न व्यू क्या कहते हैं कि व्हेन वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग द GMOs। GMOs का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जब हम क्या यूज करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करें। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या कि जैसे कोई पर्टिकुलर प्लांट है, कोई एनी पर्टिकुलर एनिमल है, हम उसके जीन में कोई बाहर से कोई यूजफुल जीन ऐड कर दें और वो उसके अंदर जाकर के कोई प्रोडक्ट बनाने लगे। जैसे देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, बीटी कॉटन। तो इस कॉटन के पौधे में, दिस कॉटन प्लांट में हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, बीटी जीन, बीटी टॉक्सिन जीन। बीटी टॉक्सिन जीन को इस कॉटन प्लांट में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये प्लांट क्या हो गया कि इसको हम क्या कहते हैं, फिर क्या कहा गया, बीटी कॉटन। और ये क्या है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। क्यों, क्योंकि हमने इस कॉटन के प्लांट में बाहर से बैक्टीरिया, इस बैसिलस thuringiensis, बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis का टॉक्सिन बनाने वाला जीन इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। और यह कॉटन प्लांट अब जो है कि इंसेक्ट से रेजिस्टेंट हो गया है। अब इंसेक्ट इसको नुकसान नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर हैविंग द टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन ऑफ द बीटी बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया। स्पेशली अभी फिलहाल वो हम लोग देखेंगे बीटी कॉटन कैसे बनती है, कैसे यूजफुल होती है। या जैसे कोई काऊ है और उस काऊ में हम कोई एक प्रोटीन बनाने वाला जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड इन दैट काऊ मिल्क वी आर हैविंग द जीन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन, जीन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन इज गोइंग टू हैव प्रोड्यूस द प्रोटीन। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जैसे कोई प्लांट है, उस प्लांट में, प्लांट के एनिमल के जीन में हम बदलाव कर दें, चेंज कर दें, और वह कोई यूजफुल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने लगे, तो हम उसको क्या करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट, ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल। ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल भी कह सकते हैं। अगर आपने किसी प्लांट में, किसी एनिमल के जीन में बदलाव कर दिया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी के जरिए, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। और जो रेस्ट्रिक्टेड सेंस में हम बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन यूज करते हैं, तो कहते हैं कि जब हम केवल क्या यूज करते हैं, इस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक को यूज करके जो ऊपर दी गई है इस प्रोडक्ट को बनाते हैं। व्हेन वी आर गोइंग टू दीज प्रोडक्ट, दीज बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, यानी कि हम उससे क्या बनाएं, अब उसे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में इंसुलिन बनाएं, उससे एंटीबायोटिक बनाएं, या उसे हम वैक्सीन बनाएं, तो हम उसे क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू रिसेंट व्यू, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेफिनेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, तब हम उसे क्या कहते हैं, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि व्हेन वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट सच एज इंसुलिन, एंटीबायोटिक और वैक्सीन बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब कि अगर किसी प्लांट के, किसी एनिमल के जीन में आपने बदलाव कर दिया, तो ऑब्वियसली वो, और उसके जरिए हम कोई यूजफुल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं कि व्हेन देयर
is a change in the gene genetic constitution of that particular organ because we have inserted any foreign gene, passenger gene into the that particular plant, तो उसी को हम क्या कहते हैं genetically modified ऑर्गेनिज्म। तो जब हम genetically modified ऑर्गेनिज्म को यूज करके बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं तब उसी को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब देखिए कि ये रिसेंट व्यू है। इस तरीके से हम कहें कि अगर हम कुछ चीजों को और इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपने देखा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे क्या कहते हैं, आईवीएफ। आईवीएफ के जरिए हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं। तो भी क्या है, दिस वन इज आल्सो अकॉर्डिंग टू रिसेंट व्यू ऑफ रिसेंट डेफिनेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, जो टेस्ट ट्यूब बनाते हैं वो भी क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजी है। और जब हम क्या बनाते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द डीएनए वैक्सीन, तो भी बायोटेक्नोलॉजी है। और हम क्या कहें कि व्हेन वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज ए जीन, सिंथेसिस ऑफ ए जीन, जब हम कोई जीन बनाएं एंड यूटिलाइजिंग इट, जब हम कोई जीन बनाते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं, तब भी क्या है कि दैट इज आल्सो ए बायोटेक्नोलॉजी। तो निश्चित रूप से देखिए ये सारी चीजों को भी हम क्या कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है। तो दो चीजें हमने देखी कि जो बायोटेक्नोलॉजी की ओल्ड डेफिनेशन थी, बायोटेक्नोलॉजी की रिसेंट डेफिनेशन है, वो दोनों ही हमने देखी। लेकिन अब एक चीज और एनसीईआरटी दी हुई है कि जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसने भी क्या किया कि उसने भी बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया, और जो ये रिसेंट और मॉडर्न व्यू है दोनों को एक में इंक्लूड कर दिया। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने दे रखा हुआ है। तो EFB यानी कि दिस इज यूरोपियन फेडरेशन, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसने क्या डिफाइन किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी। देखिए जो यूरोपियन फेडरेशन है बायोटेक्नोलॉजी को, वो डिफाइन करती है कि जब हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ देना, समाहित करना, इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन, नेचुरल साइंस का। बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो क्या करती है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इंटीग्रेशन है, किसका, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, समाहित करना। तो नेचुरल साइंस का, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस विथ, किसके साथ, कि व्हेन इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस विथ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के साथ या उसकी सेल के साथ, और पार्ट ऑफ ए सेल, जैसे किसी सेल ऑर्गेनिक, जैसे एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है कि पार्ट्स देयर ऑफ, पार्ट देयर ऑफ का मतलब कि पार्ट ऑफ ए सेल, या हम कहें कि सेल ऑर्गेनिक का यूज करते हैं, ऑर्गेनिक का यूज करें, सेल का यूज करें, या किसी सेल के ऑर्गेनेल का यूज करें, या फिर हम क्या यूज करें कि चौथा दिया हुआ है कि किसी एनालॉग मॉलिक्यूल का यूज करें। एनालॉग मॉलिक्यूल का मतलब कि फॉर एग्जांपल जो आर्टिफिशियल इंसुलिन है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंसुलिन, जब हम किसी केमिकल को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं तो उसे हम क्या कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर एनालॉग, एनालॉग मॉलिक्यूल का यूज करें, जैसे कि आर्टिफिशियली सिंथेटिक ऑक्सीजन का यूज करते हैं या सिंथेटिक इंसुलिन का यूज करते हैं। तो अब इसमें अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो क्या कहती है कि जब हम दोनों को जोड़ रहे हैं, किसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसका, नेचुरल साइंस का, किसके साथ, ऑर्गेनिक के साथ, किसी सेल के साथ, किसी सेल के ऑर्गेनेल के साथ, या फिर
मॉलिक्यूलर एनालॉग के साथ, मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब समझे रहिए, किसका मतलब है कि किसी जैसे इंसुलिन है नेचुरल जो बनाती है हमारी बॉडी पैंक्रियाज की सेल, या हम सिंथेटिकली किसी इंसुलिन को सिंथेसाइज करें तो क्या है कि एनालॉग मॉलिक्यूल, तो उसको यूटिलाइज करें और इससे क्या बनाएं कि फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस, इन दोनों को इंटीग्रेट करके कोई प्रोडक्ट बनाए या कोई सर्विस बनाए। तो प्रोडक्ट या सर्विस बनाए, दैट इज नोन एज व्हाट, बायोटेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियसली एक चीज कही गई है कि जो ये बायोटेक्नोलॉजी है, तीन चीजें हमने देखी कि बायोटेक्नोलॉजी की जो ट्रेडिशनल व्यू है, ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, ओल्ड डेफिनेशन है, वो क्या थी, जो बायोटेक्नोलॉजी की मॉडर्न डेफिनेशन है वो क्या है, और जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया कि दे हैव इंटीग्रेटेड उस पूरी प्रोसेस को, बायोटेक्नोलॉजी की पूरी प्रोसेस को जो ओल्ड और मॉडर्न डेफिनेशन दी गई है उसको समाहित किया गया, एक डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया। तो इस तरीके से जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसने इस मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों डेफिनेशन को इंक्लूड करके एक रिसेंट डेफिनेशन दी है, उसको भी आप याद रखिएगा। अब दूसरी चीज है कि दो कोर टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की जो बर्थ है। देखिए एक्चुअली हम कहते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है, दिस बायोटेक्नोलॉजी, इस वर्ड को दैट वाज क्वाइंड बाय द कार्ल रेकी। इन्होंने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी वर्ड को दिया था। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी बर्थ में दो कोर टेक्निक ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, हम उसको देखते हैं। दीज टू कोर टेक्निक्स आर व्हाट, दीज आर द जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड सेकेंड इज द बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। या हम इसको और क्या कहते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी को दीज आर द टू कोर टेक्निक्स, दो मेन टेक्निक हैं, दो मेन प्रोसेस हैं जिसके जरिए विच इनेबल्ड द ग्रोथ ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट अब हम यूटिलाइज करते हैं, जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का, उसको डेवलपमेंट में, उसके बर्थ में दो कोर टेक्निक ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। वन इज नोन एज व्हाट, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड वन इज व्हाट, केमिकल इंजीनियरिंग, जिसे एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इन्हीं दोनों को हम पहले देखते हैं फिर आगे चलते हैं। पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली जब हम जेनेटिक मटेरियल, जैसे जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब कि दैट इज डीएनए एंड आरएनए। आपने इसको चैप्टर 6 में देखा है कि मोस्टली द डीएनए इज वर्किंग, डीएनए इज द डोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। कुछ वायरस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। हम एक चीज कह रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए में क्या कर दें, बदलाव कर दें, परिवर्तन कर दें, चेंज कर दें, चेंज या ऑल्टरेशन, चेंज और ऑल्टरेशन, यानी कि हम जो डीएनए है उनके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को चेंज कर दें या एक न्यूक्लियोटाइड को बदल दें, तो दैट इज द अल्टरेशन, दैट इज द चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। अब इस जैसे मान लीजिए कि दिस इज द डीएनए सीक्वेंस, इस डीएनए सीक्वेंस में हमने कुछ बदलाव कर दिया। सपोज दैट दिस वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अनदर डीएनए हियर। इस जीन में हमने, मान लीजिए कि इस जीन में हमने किसी इंसुलिन बनाने वाले जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। इंसुलिन ये क्या है, डीएनए।
इस पहले वाले डीएनए से हमने इसको थोड़ा सा उसके पर्टिकुलर पार्ट को हटा करके इंसुलिन बनाने वाला जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब हम क्या कर दिए, दिस इज द ऑल्ट्रेशन, दिस इज द चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। आरएनए या डीएनए में बदलाव कर दें और इस चेंज जेनेटिक मटेरियल को हम क्या करें कि अब किसी, जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट दिस इज द बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में इस अल्टर्ड जेनेटिक मटेरियल को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, सपोज दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड। और यहाँ पर ये जो जा करके क्या बनाएगा, किस होस्ट में जा करके अब वो इंसुलिन बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब जेनेटिक मैनिपुलेशन। इट मीन्स दैट कि जब हम किसी डिफेक्टिव जीन को सही करते हैं, किसी जीन की कॉन्स्टिट्यूशन में, डीएनए के कॉन्स्टिट्यूशन में, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में बदलाव कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, अल्ट्रेशन कर देते हैं, फिर उसको किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं। यानी ये बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया, बैक्टीरिया क्या हो गया, होस्ट है, उसमें इंट्रोड्यूस करके हम कोई बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बना लें, तो दैट इज नोन एज व्हाट, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस तरीके से इस जीन में बदलाव करना, जीन को करेक्ट करना, डिफेक्टिव जीन है उसको सही करना, ये सब प्रोसेस क्या कही जाएंगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पॉल बर्ग। पॉल बर्ग को हम क्या कहते हैं, ही द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग को यही समझे रहिएगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है डीएनए, आरएनए या जेनेटिक मटेरियल में बदलाव कर देना, उस जेनेटिक मटेरियल को किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना। जब हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम उसके जीनोटाइप को बदलेंगे, तो ऑब्वियसली उसका फिनोटाइप, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो भी बदलेगा, और उससे फिर कोई बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनेगा विच वी आर विलिंग टू हैव, जिसको हम बनाना चाह रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। पॉल बर्ग इज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसने बायोटेक्नोलॉजी के बर्थ में, दिस इनेबल्ड द बर्थ ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, इसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है किसमें, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ने बायोटेक्नोलॉजी के ग्रोथ में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। तो अब देखिए, जैसे एनसीईआरटी कहती है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग 3 मेन प्रोसेस को यूज करती है, जिसमें उसने लिखा हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या यूज करती है, दिस यूटिलाइज द जीन ट्रांसफर, सॉरी, दिस यूटिलाइज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन ट्रांसफर एंड जीन क्लोनिंग। ये 3 जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये 3 मेन प्रोसेस को यूटिलाइज करती है। दिस हैज बीन गिवन इन द एनसीईआरटी, इसलिए इसको समझना जरूरी है। देखिए, जो पहली चीज जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या यूटिलाइज करती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट, पहले हम लोग क्या समझते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, सपोज दैट कि ये एक बैक्टीरिया है, दिस इज ए बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया चूंकि प्रोकैरियोट है, इसका ये क्रोमोसोमल डीएनए है, दिस इज द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया, जैसे मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये सिंगल क्रोमोसोम रहता है, ये इसका डीएनए है। हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट है, उसका डीएनए कैसा होता है, दे हैव द नेकेड डीएनए, यानी उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता है। तो उसके इस क्रोमोसोम में पाए जाने वाले डीएनए को हम क्या करें, वी आर सेइंग दिस इज द क्रोमोसोमल डीएनए, दिस इज द क्रोमोसोमल डीएनए। इस बैक्टीरिया में मान लीजिए कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो कैसा है, इस तरीके का। प्लाज्मिड आपने 11th में पढ़ा हुआ है, दिस वन इज व्हाट, दिस इज ए प्लाज्मिड। अभी हम पढ़ेंगे, अभी इसी बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड क्या है, दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड, डबल यानी कि 2 धागे हैं इसमें, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया के इस क्रोमोसोम के अलावा है, उसके अतिरिक्त है, इसीलिए क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल
डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल। सारे बैक्टीरिया में नहीं होता, कुछ में होता, कुछ में नहीं भी होता। तो ये जो प्लाज्मिड है इसको हमने क्या किया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का मतलब कि हमने इस प्लाज्मिड को मान लीजिए कि सेल से बाहर ले लिया, वी हैव टेकन आउट दिस प्लाज्मिड। ठीक है, हमने इस प्लाज्मिड को, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को बाहर ले लिया और इसके एक पर्टिकुलर पार्ट को हमने काट दिया। किसको काटा? इस प्लाज्मिड को काट दिया। किससे कट करेंगे कि हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इस डीएनए को हमने काट दिया और इस डीएनए में हमने मान लीजिए कि दिस वन इज द इंसुलिन बनाने वाला जीन है, इंसुलिन जीन। इस इंसुलिन वाले जीन को सपोज दिस इज द, इस इंसुलिन वाले जीन को हमने यहां पे जोड़ दिया। ठीक है, इंसुलिन जीन को एक और एंजाइम का यूज करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं? डीएनए लाइगेज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने क्या किया कि इस वेक्टर को, इस प्लाज्मिड को काटा। इस प्लाज्मिड को काटने के बाद हमने इंसुलिन बनाने वाले जीन को इसमें जोड़ दिया। अब हमने क्या बना दिया हुआ है? वी हैव प्रोड्यूस द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस इज व्हाट? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमने क्या बना दिया? वी हैव क्रिएटेड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वही चीज एनसीईआरटी में दी गई है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो क्या यूटिलाइज करती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब हम इसको ऐसे भी डीएनए कहते हैं कि जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो क्या करती है कि एक तो क्या कर रही कि इसमें क्या है? एक डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड डीएनए प्लस वेक्टर का डीएनए, वेक्टर डीएनए। यानी कि वेक्टर कौन सा है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या कर रहा है? वेक्टर डीएनए, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी कि व्हेन वी आर कंबाइनिंग द टू डिफरेंट डीएनए, combining the two different DNA in one particular structure is known as what? Recombinant DNA। यानी कि इस DNA में ये प्लाज्मिड का DNA है और ये क्या है? इंसुलिन बनाने वाला जीन हमने ह्यूमन सेल से निकाल के जोड़ दिया हुआ है। तो अब जो DNA बना इसका एक सोर्स क्या है? ये वेक्टर है, ये बैक्टीरिया है जिसके प्लाज्मिड है, और दूसरा ह्यूमन बीइंग है। दो डिफरेंट सोर्स ऑफ डीएनए। व्हेन वी आर कंबाइनिंग द टू डिफरेंट डीएनए देन दैट इज नोन एज व्हाट? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो पहली प्रोसेस यूज करती है वो क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी कि दो डिफरेंट डीएनए को एक में जोड़ देना, कंबाइन कर देना, ही क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व द फर्स्ट स्टेप दैट इज द क्रिएशन, दैट इज द फॉर्मेशन, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी हम इसके इसी चैप्टर में देखेंगे कि स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने किस तरीके से सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। दूसरी चीज यह हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दूसरा काम देखिए, दूसरा कह रहा है कि जीन ट्रांसफर। सेकेंड स्टेप इज व्हाट? जीन ट्रांसफर। यानी कि ये इंसुलिन वाला जीन था, ये वेक्टर था, हमने इसको कट किया और इसमें इसको जोड़ दिया। अब हमने इसमें इसको जोड़ा, ये है बेटे, ये हमने क्या बनाया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब हमने क्या कर दिया कि इस बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस इज द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम क्या करें? दिस इज द होस्ट। इस बैक्टीरिया में हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो जब हम इस जीन को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो चूंकि प्लाज्मिड जो है, दिस प्लाज्मिड इज वेक्टर। जैसे देखिए, जो फीमेल एनाफ्लीज है, मलेरिया किससे होती है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम से होती है। फीमेल एनाफ्लीज उसकी क्या है? वेक्टर। एक हेल्दी इंडिविजुअल से वो उस प्लाज्मोडियम को एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल में ट्रांसफर कर सकती है। तो फीमेल एनाफ्लीज क्या है? मलेरिया की वेक्टर है। उसी तरीके से यह जो प्लाज्मिड होते हैं किसी पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन को किसी होस्ट सेल में ले जा करके ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? वेक्टर।
किसको? प्लाज्मिड को हम क्या कहते हैं? वेक्टर। वेक्टर क्या है कि जिस तरीके से जो काम फीमेल एनाफेज करती है वही काम ये वेक्टर भी करते हैं, प्लाज्मिड भी करते हैं। दैट्स व्हाई प्लाज्मिड्स आर व्हाट? वेक्टर। दे कैन ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस प्लाज्मिड की अगर हम ऐसे किसी जीन को किसी सेल में इंट्रोड्यूस कर दें तो निश्चित रूप से वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, बट दिस प्लाज्मिड इज हैविंग द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, टू डू द सेल्फ रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंटली विदाउट द यूज ऑफ देयर क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये प्लाज्मिड क्या करेगा? इसमें जाएगा और इसको हम, चूंकि प्लाज्मिड ने क्या किया, इस जीन को ले जाकर के इसमें ट्रांसफर कर दिया। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? जीन ट्रांसफर। किसने किया जीन ट्रांसफर? इसी प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ने क्या किया? इस इंसुलिन वाले जीन को ले जाकर के किसी होस्ट बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया और वह उस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का, यानी कि अब इस ये यहाँ पे ये प्लाज्मिड की एबिलिटी है कि वो रेप्लिकेशन कर सकता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इस जो इंसुलिन बनाने वाले जीन है उसकी ढेर सारी कॉपी बन जाएगी, मिलियंस ऑफ कॉपीज, ढेर सारी कॉपी बन गई। तो जब इस इंसुलिन बनाने वाले जीन की ढेर सारी कॉपी बन गई तो उसी को हम क्या कहते हैं? जीन क्लोनिंग। दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। तो पहली चीज हमने क्या देखा कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो क्या यूटिलाइज करती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दूसरी चीज क्या यूटिलाइज करती है? जीन ट्रांसफर। कौन करता है? वेक्टर। प्लाज्मिड करता है। और तीसरी चीज क्या हमने देखा? जब हम उस पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन की मिलियंस ऑफ कॉपी किसी होस्ट सेल के अंदर टू सिंथेसाइज द मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए टेम्पलेट डीएनए, डिजायर्ड डीएनए इन ए पर्टिकुलर होस्ट सेल, दैट इज नोन एज जीन क्लोनिंग। यानी एक किसी जीन की, टेम्पलेट डीएनए की, डिजायर्ड डीएनए की, डिजायर्ड जीन की हम किसी होस्ट सेल के अंदर जब मल्टीपल कॉपी, ढेर सारी कॉपी बना लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? जीन क्लोनिंग। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो इस तीन बेसिस पे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और जीन ट्रांसफर और जीन क्लोनिंग पर बेस्ड है। अब जो दूसरी कोर टेक्निक जिसने बायोटेक्नोलॉजी के बर्थ में अपना, इन चीजों का भी आगे भी हम देखेंगे, लेकिन जो दूसरी चीज है दैट इज द केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग, जिसको एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। देखिए केमिकल इंजीनियरिंग या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है कि जब हम कहते हैं कि जब हम एक स्टेराइल कंडीशन में, स्टेराइल कंडीशन को स्टेराइल एम्बियंस, एनसीईआरटी लिखी हुई कि स्टेराइल एम्बियंस में हम क्या बनाते हैं कि इन स्टेराइल कंडीशन व्हेन वी आर गोइंग टू ग्रो द desired microbes, desired organism on commercial scale। तो उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग क्या है कि जब हम एक कंटामिनेशन फ्री कंडीशन, स्टेराइल एम्बियंस, माइक्रो फ्री कंडीशन में कि हम अब कोई होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिए हुए उसी होस्ट को हम बड़े पैमाने पे ग्रो करना चाहते हैं बायोरिएक्टर में, तो हम उस पर्टिकुलर कंडीशन को क्या बनाना चाहते हैं? कंटामिनेशन फ्री, ताकि डिजायर्ड माइक्रोब ही ग्रो कर पाए। इस प्रोसेस को, ये जरूरी है, नहीं तो अनडिजायर्ड माइक्रोब ग्रो कर जाएंगे और हम फिर अपने टारगेट को, गोल को, एम को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है दिस प्रोसेस टू क्रिएट, टू डेवलप, to form a sterile condition and to produce the biotechnological product, to produce the desired microbe on a large scale, commercial scale, that is known as what? Chemical engineering। तो इस दो टेक्निक ने एक्चुअली जो है क्या किया हुआ है कि they have enabled the birth of the biotechnology। One is what? Genetic engineering, and second one was what? That is chemical engineering। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों के जरिए ही रिसेंट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बर्थ हुई है। ठीक है, अब एक चीज हमें और देखना है कि
conceptual development of biogenetic engineering। यानी कि जो कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग का कैसे हुआ है, तो उसमें दो चीज एनसीईआरटी दी हुई है। एक को वो कह रही है कि ए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वन इज व्हाट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली क्या करता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या क्रिएट होती है, वेरिएशन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए हम जानते हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिस क्या है, मियोसिस है। मियोसिस में पैकेटिन अवस्था में जो क्रोमोसोमल सेगमेंट होते हैं, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इस तरीके से आपने बनाया हुआ है कि ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड अपने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करती हैं। तो इस कारण से वेरिएशन तो आती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स द वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली प्रोजनी अपने माँ बाप जैसी हूबहू वैसी ही नहीं होती। उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 4 बच्चे अगर बने हुए हैं तो निश्चित रूप से 4 बच्चों में आपस में भी डिफरेंस होगा, वो अपने माँ बाप से भी कुछ मायने में डिफरेंस होते हैं। ये जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली प्रोजनी में वेरिएशन होते हैं। दूसरी चीज कि ये जो वेरिएशन होती है, दिस इज यूजफुल। सम वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड सम वेरिएशंस आर आल्सो यूजफुल फॉर द पॉपुलेशन। वो वेरिएशन, वो डिफरेंस क्या है, मानव जाति के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए, पॉपुलेशन के लिए यूजफुल है, वह उस ऑर्गेनिज्म के लिए भी यूजफुल है। हालांकि कभी कभी वेरिएशन हार्मफुल भी हो सकती है और 200 ड्रास्टिक ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता है, लेकिन समटाइम दे आर यूजफुल। इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन, दे क्रिएट द न्यू जेनेटिक सेटअप, एक जेनेटिक सेटअप यानी कि एक नया। देखिए माँ बाप के जो जीन आए बच्चे में तो उसमें कुछ एक्सचेंज हो गया, एक नया जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया जेनेटिक सेटअप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए बनने वाली प्रोजनी में, ऑफ स्प्रिंग में एक नया जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आया। क्यों आया वो आप जान रहे हैं, यहाँ पे हमने बताया देयर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मेयोटिक सेल डिवीजन। एंड सेकेंड थिंग इज दैट किस तरीके से अंतर आते हैं, प्रोजनी में डिफरेंस आते हैं, उस नया जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और दिस वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कहा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पहले चैप्टर में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजनी बनती है यह प्रोजनी मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज व्हाट, क्लोन। उसी कारण उसको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, क्योंकि दे आर सिमिलर, दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। लेकिन और इस कारण से इसमें वेरिएशन न के बराबर होती, देयर इज नो स्कोप फॉर द वेरिएशन। इसी कारण एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली प्रोजनी क्या होती है, वेरिएशन में कंट्रीब्यूट नहीं करती और इसी कारण ये इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करती है। तो हम कहें कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्या करता है, दैट प्रिजर्व द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, दिस प्रिजर्व द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो जीन है उसी तरीके का जेनेटिक का, क्योंकि इसमें क्या होती है, माइटोसिस होती है। जेनेटिक जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज बेस्ड ऑन द माइटोसिस। तो उसी तरीके का हम कहते हैं माइटोसिस क्या है कि व्हेन द जो डॉटर सेल बनती है माइटोटिक सेल डिवीजन से, दैट इज क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट सेल, दैट्स व्हाई माइटोसिस इज व्हाट, इक्वेशनल डिवीजन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट को, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें बदलाव लाता है, वेरिएशन लाता है और नया जेनेटिक सेटअप खड़ा करता है, नया जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। लेकिन इस कारण से यही एडवांटेज है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। देखिए एनसीईआरटी ने इसको क्यों लिखा हुआ है,
कि आखिर में इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग से फिर क्या रिलेशन है। तो हम कहते हैं कि चूंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजनी बनती है उसमें वेरिएशन होती है, जो उस अपनी ऑर्गेनिज्म के लिए, पॉपुलेशन के लिए यूजफुल होती है। इस चीज को यूज करके कहाँ यूज किया गया कि इन द एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग। एनिमल और प्लांट ब्रीडिंग में मेंडल के रूल के हिसाब से क्या किया गया, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन किया गया। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या कि जैसे एक के पॉलन ग्रेन को दूसरे के स्टिग्मा पे हमने डाल दिया, तो एनिमल ब्रीडिंग में भी की गई। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो किए गए, उस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में जैसे आपने देखा था कि आपने चैप्टर 5 में देखा, टाल और डॉर्फ प्लांट के बीच में हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया गया। टाल के पॉलन ग्रेन को डॉर्फ के स्टिग्मा पे डाला गया या डॉर्फ से टाल के पे डाला गया, एक मेल फीमेल कंसीडर किया गया। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के जरिए जो हम हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं, हाइब्रिड प्लांट या एनिमल बनाते हैं, तो हमारी कोशिश है उस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के जरिए कि इस दो प्रोजनी, दो पेरेंट के कैरेक्टर को एक प्लांट में, एक एनिमल में हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। कैसे? बाय द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, बिकॉज वी आर अवेयर दैट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हैविंग सच काइंड ऑफ एडवांटेज ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी कारण हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हम प्लांट और एनिमल में ब्रीडिंग करते हैं। जैसे कि भैंस की वैरायटी है, मुर्रा है, मेसाना है, सुरती है, करन स्विस है, गाँव की वैरायटी, उनके जरिए हम नए ब्रीड बनाते हैं इसी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के जरिए। तो हम इस कारण से हम कहते हैं कि इस जो प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग के जरिए, जैसे मान लीजिए कि एक मैंगो प्लांट है, उसका फ्रूट बहुत टेस्टी है उसमें, लेकिन उसका दूसरा मैंगो प्लांट है जिसका फ्रूट टेस्टी नहीं है लेकिन वो डिजीज रेजिस्टेंट है। हम दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कर दें कि सपोज दैट दिस इज द ए प्लांट और दिस इज द बी प्लांट। इसमें किसका कैरेक्टर है कि दिस इज द, इसमें क्या है, डिसीज रेजिस्टेंस का कैरेक्टर, डिसीज रेजिस्टेंस, और इसमें क्या है, फ्रूट की क्वालिटी बेटर है, फ्रूट क्वालिटी, दे हैव द बेटर फ्रूट क्वालिटी। इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, इसके पॉलन ग्रेन को इसमें डाल दिया हुआ है और इससे क्या बनेगा, हाइब्रिड प्लांट बनेगा। अब इस हाइब्रिड प्लांट में कोशिश ये है कि इसमें डिजीज रेजिस्टेंट का भी कैरेक्टर है और इसमें फ्रूट क्वालिटी का भी कैरेक्टर आए। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जाला की जरूरी नहीं है कि सपोज दैट वी हैव डन द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट 1000 टाइम वी हैव गॉट द फेलियर, सफल नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है अगली बार सफल हो जाए। तो ये चूंकि आसान है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पहले एडवांटेज हमने डिस्कस किया उसी का यूज करके हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए गए। लेकिन दिक्कत कहीं कहाँ पे आई, जब हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जरूरी नहीं कि उसके साथ केवल डिजायर्ड कैरेक्टर ही आए, कभी कभी अनडिजायर्ड कैरेक्टर भी आ जाते हैं उस प्लांट में, उसका भी मैनिपुलेशन हो जाता है। उस चीज को टू अवॉइड सच इंक्लूजन ऑफ द अनडिजायर्ड जीन, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज नाउ, वी आर, अब इसके लिए क्या यूज किया गया, वंस अगेन वी आर गोइंग टू यूज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट में यही हमें समझना था। The topic which the NCERT has given कि conceptual development of the genetic engineering, वो कहती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए वेरिएशन आती है, नया जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट बनता है जो जनसंख्या पॉपुलेशन के लिए, जो ऑर्गन के लिए फायदेमंद है। इसी का प्रयोग यूज करके, इस नॉलेज का यूज करके हमने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया, नए ब्रीड बनाए प्लांट के, एनिमल के। लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आ गई कि उसके जरिए जो अनडिजायर्ड जीन है वो भी उस प्लांट और एनिमल में उनका भी मैनिपुलेशन हो गया। उस चीज से बचने के लिए नाउ व्हाट वी हैव डन रिसेंटली, द बायोटेक्नोलॉजी यूजेस द जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या यूज करती है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज करती है, जीन ट्रांसफर यूज करती है, जीन क्लोनिंग यूज करती है, और अब केवल डिजायर्ड जीन को ही हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन, इनिशियल डेफिनेशन रिगार्डिंग द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की जो दो कोर टेक्निक है, केमिकल इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के बर्थ को कैसे कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तीसरी चीज हमने देखा कि एक्चुअली कि जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी,
इसमें केवल एक चीज़ समझनी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ फ़ायदे होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे वेरिएशन आती है, नया जेनेटिक सेटअप बनता है, उसको प्रयोग करके हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के जरिए नए प्लांट, नए एनिमल बनाए गए जो यूजफुल हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। लेकिन उसके जरिए एक प्रॉब्लम थी कि अनडिजायर्ड जीन भी उस डिजायर्ड हाइब्रिड प्लांट में आ जाते हैं, हाइब्रिड एनिमल में आ जाते हैं, उनका भी मैनिपुलेशन हो जाता है। उससे बचने के लिए अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया गया है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी का ये पहला पार्ट हमने देखा। अभी जो फर्स्ट चैप्टर का और सेकंड चैप्टर का पूरी सीरीज मैं बनाने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू। शेयर करिए।